Hello, my dear class 10th lovely students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज वाटर रिसोर्सेज। अब ये चैप्टर कंटिन्यूएशन है लास्ट के जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे उसी से। हमने बात की थी कि सर इस पूरे बुक में हम रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज की मेनली फोकस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की थी। थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज वाटर रिसोर्सेज की सर पानी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पानी की जब बात होती है तो हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक लौता प्लेनेट है जिसमें पानी अवेलेबल है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज वाटर और पूरा अर्थ इज कवर्ड विथ 3/4 वाटर। मतलब क्या कि सर 100% अर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें से 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड दैट इज व्हाई अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। और वाटर होने के कारण हमारे अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है सर, बट क्या पूरा जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है क्या हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं सर, ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर की सर इस पूरे प्रपोर्शन में से, इस पूरे 70% ऑफ वाटर में से जिसे हम ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं, और ये जो 70% ऑफ वाटर हमारे अर्थ में अवेलेबल है इसमें से केवल अराउंड 1 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर कौन सा होता है सर? जिसको कंज्यूम किया जा सके। बाकी सब क्या है सर? वो पानी जो ओशंस में अवेलेबल है। और ओशंस का पानी कैसा होता है सर? ओशंस का पानी होता है सलाइन। सलाइन का मतलब सर खारा पानी, जिसमें नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और नॉर्मल ह्यूमन यूज के लिए हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। राइट सर, तो हम कंज्यूम कौन सा पार्ट कर सकते हैं? ओनली फ्रेश वाटर वाला पार्ट। और फ्रेश वाटर कितना है सर? फ्रेश वाटर हमारे पास अप्रॉक्स 1.9% है। अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, 1.9% के आसपास हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। राइट, इस 1.9 में से भी जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो कुछ 0.7% ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ऑल दो अर्थ ब्लू प्लैनेट है बट इसमें से भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। अब फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं सर? तो हम देखते हैं कि वाटर जो सर ग्राउंड में हमें देखने को मिलता है, ग्राउंड में बह रहा होता है, नदियों तालाबों में देखने को मिलता है, या फिर एक्वाफर्स होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, सिर्फ उसी को एज अ फ्रेश वाटर हम यूज कर सकते हैं। सो ये सारा वाटर हमें मिलता कैसे है? ये फ्रेश वाटर कैसे मिल रहा है सर? थ्रू अ साइकिल विच इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमें पता है प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, सर उसके बाद कंडेंसेशन एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन, और सॉरी प्रेसिपिटेशन अगेन। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये साइकिल क्या है सर? दिस होल साइकिल इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। अब इस वाटर साइकिल में क्या होता है कि ओशन का जो खारा पानी है वो ऊपर इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर वो ठंडा होता है और उसमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल या स्नोफॉल होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आधा पानी जो ये स्नोफॉल या रेनफॉल में गिरा वो वापस ओशंस में चला जाता है। वापस ओशंस में चला गया तो सर फिर से हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ पानी जो लेक्स अंडरग्राउंड पर्कोलेट हो जाता है या स्नो फॉर्म में अवेलेबल रहता है वो मेल्ट होकर हमें एज अ फ्रेश वाटर मिलता रहता है। तो हमें इससे क्या समझ आया कि पानी कहीं से एक्स्ट्रा नहीं बन के आ रहा है। अर्थ पे जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है वही इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, और जो सलाइन वाटर ओशंस में अवेलेबल है वो इवेपोरेट होकर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होकर हमें वापस अर्थ पे मिल रहा है। लेकिन अब बारिश होती है तो वो ये देख के थोड़ी होती कि कहां बारिश हो रही है। बारिश तो नदियों नालों में भी हो रही है, कई बहुत सारा पानी इधर उधर भी जा रहा है। और अब तो शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर जगह घर और कंक्रीट बने होने के कारण पानी परकोलेट नहीं कर पाता है ग्राउंड के अंदर, एंड दैट इज व्हाई ग्राउंड वाटर भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमारे अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है वो बहुत कम परसेंट है जिसको हम कंज्यूम कर सके। सो वी माइट वंडर कि सर ऑल द अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, 70% हमारे अर्थ में पानी अवेलेबल है, बट स्टिल व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। स्टिल हमें ऐसा क्यों सुनने को मिलता है कि 2025 तक कई सारे शहरों में पानी हमें देखने के लिए मिलना बंद हो जाएगा। कई सारे देश जो हैं वो पानी की प्रॉब्लम से जूझने लगेंगे और उनमें समस्या होने लग जाएगी। तो सर हमें यहां पे क्या बात समझ आई कि पानी जो अर्थ के अंदर अवेलेबल है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, और फ्रेश वाटर की मात्रा जो है वो बहुत कम है। अब वाटर स्कार्सिटी को लेकर हमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एक है क्वांटिटी वाइज, एक है क्वालिटी वाइज। कि सर वाटर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स है। क्या पहली तो सर क्वांटिटी की प्रॉब्लम है कि सर
पानी 70% अवेलेबल है, बट उसमें से 69% या 68% जो है वो सलाइन वाटर है। सर उसमें बहुत नमक कंटेंट है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड कि जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से भी कुछ ही परसेंट हमारे पास अभी यूज करने के लिए अवेलेबल है, और जितना अवेलेबल है हम उसको भी गंदा कर रहे हैं। तो हमारे पास वाटर को लेकर दोनों प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम है ही, और जो प्रेजेंट है हमारे पास वाटर यूज के लिए उसकी क्वालिटी भी हमने पूरी तरीके से खराब कर रखी है। वाटर पोल्यूशन के कारण उस वाटर की क्वांटिटी जो है कम होती जा रही है, एंड अल्टीमेटली दैट इज द रीजन व्हाई मेनी सिटीज विद इन द अर्थ या मेनी कंट्रीज विद इन द अर्थ आर फेसिंग दिस वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम, राइट। तो हमें समझ आ रहा है कि सर ऑल्दो हमारे अर्थ में इतनी सारी पानी अवेलेबल है, बट स्टिल हमें वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं, वाटर स्कार्सिटी हो रही है। और इसका रीजन क्या है कि सर पानी की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट हो रही है। अब जब वाटर स्कार्सिटी की बात होती है तो जनरली हमें क्या लगता है कि हम ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पर बारिश होती ही नहीं है, तो वहां पर भी वाटर स्कार्सिटी है, लेकिन वो नेचुरल है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, सर वहां पर वाटर स्कार्सिटी नेचुरल है, बारिश हो ही नहीं रही है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है, तो वहां पर बारिश अवेलेबल नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने के कारण लोगों के पास पानी भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है तो वाटर स्कार्सिटी हो रही है। दैट इज नेचुरल, समवेयर वी कैन अंडरस्टैंड। बट मेजर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है सर? मेजर प्रॉब्लम आती है जब हम ये देखते हैं कि सर ये जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही होना शुरू हो रही है। जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है हम उसको कंटिन्यूअसली डिटेरियोरेट करते जा रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूअसली खराब करते जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पानी की मात्रा जो हमारे पास यूज के लिए अवेलेबल है वो कम होती जा रही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। और इसका मेन रीजन क्या है सर? मेन जो नेचुरल रीजन है वो ये कि सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस होते हैं, कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इंडिया की ही मैं बात करूं तो अगर आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में चले जाएं, मासन राम या फिर चेरापूंजी, सर बहुत बारिश होती है। राजस्थान सर बिल्कुल बारिश नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ रीजन है। क्या सर? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पानी का बेइंतहा यूज करना, कि आप एकदम जबरदस्ती पानी को बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं विदाउट उसका ख्याल रखे हुए कि सर ये खत्म भी हो सकता है। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि सर आपको अनइक्वल एक्सेस भी देखने को मिलेगा कि कुछ जगहों पे बहुत ही पानी अवेलेबल है, डैम्स कैनाल्स बना दिया, और कुछ ग्रुप्स को मिल ही नहीं रहा है पानी। दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कि कुछ लोगों को पानी अवेलेबल हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। कि सर एक गांव में हमने कैनाल बना दिया, उनको तो पानी मिल गया, दूसरे गांव में बनाया ही नहीं। सर प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। सो दीज आर सम अदर रीजंस विच आर कॉजिंग दिस वाटर स्कार्सिटी विद इन द अर्थ, राइट सर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सर ये पॉपुलेशन का तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, कि वाटर स्कार्सिटी जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका यही है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन वाटर की डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रही है, एंड उसी के कारण अनइक्वल एक्सेस हो रहा है लोगों को। अल्टीमेटली वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट रीजन क्या है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है सर, उनके लिए फूड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। उन्हें जो अवेलेबल खाना चाहिए, उन्हें जो एग्रीकल्चर उनके लिए ज़्यादा करना पड़ रहा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। और फूड प्रोडक्शन में तो हम जानते हैं, एग्रीकल्चर में तो हम जानते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और एज मच वी आर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर, उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है वाटर की भी, कि सर एग्रीकल्चर करने के लिए हमें पानी भी चाहिए। एंड इसी कारण से वाटर रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द सेकंड रीजंस जहां पर हम देखते हैं कि इसी के कारण वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हो रहा है। एंड अगर आप देखें तो इरिगेशन जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज में भी आता है, कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल पानी का एग्रीकल्चर में ही जा रहा है, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और अब हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि चूंकि पानी हमें समझ आ रहा है कि वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमें उसका ख्याल रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ ऐसे नए नए रेवोल्यूशंस लेकर आए, नए नए बदलाव लेकर आए, जहां पानी का बचाव हम कर सकें। कैसे होगा सर? ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, HYV सीड्स, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, HYV सीड्स तो नहीं बट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, कि मतलब हम क्रॉप्स की ऐसी वैरायटी को ग्रो करना शुरू करें कि अगर वहां पे हम थोड़ी कम इरिगेशन भी रखें तो वो ग्रो कर सकें और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में अफेक्ट ना हो। अब आप देखते हैं ना कि एग्रीकल्चर करने के लिए कई सारे गांवों में तो अब ऐसा हो गया है कि फार्मर्स ने अपने पर्सनल ट्यूबवेल्स बनवाने शुरू कर दिए हैं, हर खेत में कुएं खुदवाए जा रहे हैं, जिसके कारण पानी का बहुत तेजी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि जितना ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल भी नहीं है उससे ज्यादा तो हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली यही कारण है कि वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत तेजी से अफेक्ट होती जा रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की मैं बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट हटके कहां चला गया है सर? वहां चला गया है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तेजी से अर्बनाइजेशन होने लगा और वास्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम एक चीज देखना भूल गए कि सर बाय एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
वाटर का जो डिमांड है वो भी तेजी से बढ़ने लगा। और यहां पे वाटर का डिमांड सिर्फ यूज के लिए नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्वांटिटी के साथ साथ अब हम क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे। आपको पता है कि इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसके वेस्ट एफ्लुएंट कहां निकाल दिए जाते हैं सर? रिवर्स में। उसके वेस्ट एफ्लुएंट आप देख रहे हैं नदियों में, तालाबों में छोड़ दिए जा रहे हैं। सर जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसकी क्वालिटी भी हमने खराब करनी शुरू कर दी। सर इट इज अ ग्रेट डेंजर जो हमें फेस करना पड़ रहा है। आप यमुना रिवर की हालत को देखिए, दिल्ली के अंदर यमुना रिवर है, वहां पर अगर आप देखेंगे यमुना रिवर अब किसी नाले से कम नहीं लगती है। उसका पूरा पूरा का पूरा जो आप कहेंगे रीजन है वो ये इंडस्ट्रीज ही हैं। दिल्ली, आगरा के आसपास उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, अपना वेस्ट एफ्लुएंट उन्होंने उसमें डिस्चार्ज कर करके उस पूरी रिवर को खराब कर दिया। एक टाइम पे वो जो रिवर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर थी और इन पूरे शहरों को पानी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन आज के टाइम पे वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई कि उसका पानी मतलब पीने का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि सर एक जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर हमें देखने को मिल रहा है, जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो ऑलरेडी बहुत कम है, और जो अवेलेबल है हम उसकी क्वालिटी को भी बहुत तेजी से खराब करते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली दिस इज अफेक्टिंग द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। और इंडस्ट्रीज ऑल्दो वहां पे हैवी यूज ऑफ वाटर हो ही रहा है, उसके लिए उनको पावर भी चाहिए, और ये सारी पावर कैसे जनरेट हो रही है सर? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पानी का इस्तेमाल वहां पे भी हो रहा है। अगर आप आज इंडिया की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें से 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डाइवर्स द यूज ऑफ वाटर इज। उसके अलावा अर्बन सेंटर्स तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, रहवास हैं, वो ग्रो करते जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि ठीक है, सोसाइटीज में एक ही सोसाइटी के अंदर कितने कितने घर लोग ले लें, और इंडिविजुअल घरों में तो आज हर घर में ट्यूबवेल या बोरवेल हो ही रहा है ताकि लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। गाँवों में अगर हम देखें तो हैंड पंप्स का चलन बहुत ज्यादा है, हर घर में हैंड पंप खुद रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो एडिड वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और वाटर के ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रेंट आ रहा है, हम उसका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। The housing societies or colonies in the city have their own groundwater pumping devices to meet the water needs, and not surprisingly we find that fragile water resources are being overexploited। और इसी से हमें क्या समझ आ रहा है कि although पानी कम है और उसको भी हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि जितना रिचार्ज हर साल हो नहीं पा रहा है उससे ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि धरती पूरी सूख जाएगी, पानी ही नहीं है, हमें वेट करना है। मतलब कि हमें पता है कि सर अब एक बार बारिश हुई, अब अगले साल होगी, तो उससे पहले ही हम पानी यूज करके रख ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि रेन का एक साइकिल होता है कि जनरली सर रेनफॉल स्टार्ट होती है अराउंड जून से और वो चलती है अक्टूबर तक, और फिर नेक्स्ट जून में होती है। अब अक्टूबर तक जितनी रेन हुई, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है, हमने जनवरी में ही पूरा यूज करके खत्म कर दिया। बाकी के 4-5 महीने क्या सर? देखते हैं ना गर्मियों में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है कई सारी जगहों पे। अगर आप भी कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहां वाटर स्कार्सिटी, तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में सर पानी की मिलना ही मुश्किल हो जाता है। टैंकर्स मंगवाने पड़ रहे हैं, हमें बाहर से पानी मंगवाना, खरीदना पड़ रहा है पानी। कैन यू इमेजिन, ये जो नेचुरल रिसोर्स जो हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट था, हमें वो अब खरीदना पड़ रहा है। एंड रीजन बीइंग कि वाटर की क्वालिटी को हमने इतना खराब कर दिया है, उसे इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है कि वाटर अब हमारे यूज के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स तो हमें समझ आ रहे हैं कि क्वांटिटी क्यों खराब हो रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि क्वालिटी भी वाटर की बहुत तेजी से खराब होती जा रही है, डिटेरियोरेट होती जा रही है। और इसका रीजन क्या है सर? अगेन कि सर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इतना स्मोक्स, फ्यूम्स निकल रहे हैं, अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग अप टू वाटर पोल्यूशन। एंड वाटर पोल्यूशन होने के कारण एक जो छोटी सी मात्रा पानी के हमारे पास अवेलेबल है उसकी क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। तो जो अवेलेबल है अब हम उसको भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ प्रॉब्लमेटिक दिस सिचुएशन इज, कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कि आप देखिए पोल्यूशन हो रहा है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, केमिकल्स के कारण, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? खेतों में जो डाला जाता है ना कि आपको क्रॉप्स में कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, फर्टिलाइजर्स जो मिलाए जाते हैं, इन सब केमिकल्स के कारण ये जो पानी है ये हैजार्डस होता जा रहा है। अब ये आप केमिकल्स यूज करते हैं, वो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं। अब जो जमीन के अंदर पानी है उसको भी पोल्यूट कर दिया हमने, कि ऊपर तक नदियों में, तालाबों में तो ठीक था, जमीन के अंदर तक जो पानी है इवन उसको भी हमने पोल्यूट कर दिया है। एंड अल्टीमेटली दीज ऑल थिंग्स आर लीडिंग टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर विद इन द अर्थ। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, प्रायोरिटी की है कि नहीं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और वाटर प्रोवाइड कराना है हर व्यक्ति को। उन्होंने कई सारे मिशन भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जल जीवन मिशन JJM।
ये क्या मिशन है सर? पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में ये मिशन इंट्रोड्यूस किया था कि हर घर हम नल की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे ताकि लोगों को वाटर मिल सके और वाटर स्कार्सिटी ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सर अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर के कारण भी ये वाटर स्कार्सिटी हो रहा है कि कुछ जगहों पे बहुत वाटर अवेलेबल है, कुछ जगहों पे है ही नहीं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए कि हम सबको इक्वल एक्सेस ऑफ वाटर प्रोवाइड कराएं ताकि वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जल जीवन मिशन कि सर हर रूरल हाउस होल्ड को हम पोर्टेबल पाइप्ड वाटर प्रोवाइड कराएं एट अ सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, कि पर डे एटलीस्ट 55 लीटर पानी हम हर घर के आसपास प्रोवाइड कराने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इतना पानी उनको अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट इन सब चीज़ों के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमारे पास जो ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है, और सोर्सेज आप लेके कहाँ से आएंगे? फ्रेश वाटर प्रोवाइड कहाँ से कराएंगे सर? नदियों से, तालाबों से, डैम से, बट उनका पानी ही हम इतना ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं कि वो भी यूज लायक नहीं है, तो आप कैसे उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराएंगे? इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस दे हैव टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स, जैसा मैंने अभी बताया कि छोटी छोटी नदियां तो आप समझिए समाप्त ही हो चुकी हैं, वो नाले में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो भी बहुत तेजी से पल्यूट होती जा रही हैं। कि यमुना तो हमने देख ली, अब गंगा का भी वही हाल है। गंगा रिवर इतना तेजी से पल्यूट हो रही है, इतने सारे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, इनिशिएटिव्स निकाल रही है कि गंगा रिवर के पॉल्यूशन को खत्म किया जा सके। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर गंगा रिवर पूरी तरीके से पल्यूट हो गई तो पूरा जो नदन इंडिया का एक मेजर वाटर सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। आप पंजाब से उठाकर देखना शुरू करें या मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से उठाकर देखना शुरू करें तो सर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों की इकोनॉमी जो है गंगा रिवर पर ही बेस्ड है। और अगर वही रिवर पल्यूट हो जाएगी तो यू कैन इमेजिन कि कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां पर हमारे पास पानी अवेलेबल ही नहीं है पीने के लिए। And because of this growing population, agriculture modernization, urbanization और industrialization, पानी की क्वालिटी बहुत तेजी से खराब होती जा रही है, पानी में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि सर पानी को बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बचाव की बात करते हैं कि पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से ये सिचुएशन चल रही है हमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, उसको कंजर्व करके रखना है, उसे सेफ रखना है। क्यों? ताकि हम पहली चीज खुद को हेल्थ हजार्ड से बचा सकें। अब सर आप गंदा पानी पिएंगे आप बीमार पड़ेंगे, तो खुद की सुरक्षा के लिए ही साफ पानी पीना सर सबसे पहली बात है, सबसे जरूरी है। फूड सिक्योरिटी, सर एग्रीकल्चर होता रहे, हमें खाना मिलता रहे, लाइवलीहुड्स हमारी चलती रहे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो सब चलती रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहे, ग्रोथ होती रहे, और नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन ना हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या जरूरत है? पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, पानी को बचाने की जरूरत है। अब पानी को कंजर्व कैसे करेंगे, पानी को बचाएंगे कैसे? सर पानी को कंजर्व करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को आप सिंपल शब्दों में अगर समझें तो सर आपने देखा होगा कि डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कि सर क्या किया गया कि जो बारिश हो रही है, देखिए सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि सर जो ऑलरेडी बारिश हो रही है, हमें पता है कि फ्रेश वाटर का इकलौता सोर्स क्या है सर? रेनफॉल। तो रेनफॉल से जो पानी आ रहा है हम उसी को फ्रेश वाटर के फॉर्म में कंजर्व करें, उसे ग्राउंड वाटर में पहुंचाएं, उन्हें कोशिश करें कि उन्हें कंजर्वेशन, उस पानी का कंजर्वेशन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हमारे अर्थ में इकलौता सोर्स है जो फ्रेश वाटर का वो प्रेसिपिटेशन है। दूसरा जो ग्लेशियर्स हैं, बट ग्लेशियर्स नेचुरली मेल्ट होते हैं तो उन पर हम कुछ नहीं कर सकते, रेनफॉल जो हो रही है वो हम देख सकते हैं, तो हमें उस पानी को कंजर्व करना है। अब थ्रू आउट द हिस्ट्री हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल्स ने देखा है कि लोगों ने वाटर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए कई सारे स्टेप्स बना लिए हैं, कई सारे अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई हैं, अलग अलग आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिससे इस नेचुरल वाटर को कंजर्व किया जा सके। कि एंशिएंट टाइम से ही वाटर कंजर्वेशन जो था वो एक मेन अहम हिस्सा था सोसाइटी के अंदर। अब उसमें हम जो देखते हैं कि डैम्स, ये जो डैम्स हैं, ये डैम्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और ये आज से ही नहीं, बहुत पहले के वक्त से डैम्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। डैम्स में बेसिकली आप करते क्या हैं कि सपोज ये कोई रिवर है, अब आप जानते हैं कि रिवर क्या करती है सर? रिवर में बारिश में पानी आया, ठीक है, रिवर क्या होगी सर? रिवर बहकर जाएगी और समुद्र में मिल जाएगी, और अल्टीमेटली उसका पानी जो है प्रिजर्व नहीं होगा, राइट सर? बारिश हुई, नदी में पानी आया, नदी जाके समुद्र में मिल गई, क्या किसी काम का रहा इसका पानी? नहीं सर। तो डैम्स बनाए गए। डैम्स क्या होते हैं कि आपने यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया इस तरीके से, ठीक है, इतना बड़ा आपने एक पूरा एरिया बना दिया। अब क्या होगा, ये जो नदी बह के आ रही है इसका पानी ये यहीं पे कंजर्व होना शुरू हो जाएगा, आगे जाके समुद्र में नहीं मिलेगा। इससे क्या हुआ कि एक आपने कंटेनर जैसा बना दिया जहां पे पानी रुक गया है, और पानी को अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहे तब, उसका एक आपने रिजर्वॉयर बना दिया। अब इसी डैम में क्या होते हैं सर? गेट्स होते हैं। देखा होगा ना, आपने सुना होगा जब ज्यादा बारिश होती है तो डैम्स के गेट्स खुल जाते हैं। ये गेट्स क्यों होते हैं? ताकि आप वाटर फ्लो जो है उसको मेंटेन कर सके, कि कभी ज्यादा पानी हो गया आप गेट खोल दीजिए, पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि पहली चीज सर,
एक वाटर रिजर्वायर बन गया है, पानी एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया, पूरा नदी का पानी बह के समुद्र में नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज कि सर इससे आप फ्लड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है तो पानी को आपने खोल दिया, वो चला गया, कभी बहुत कम पानी आ रहा है आपने रोक के रिजर्वायर बना लिया। तो फ्लड कंट्रोल और वाटर प्रॉब्लम जो है ये दोनों चीजों को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंशिएंट इंडिया की मैं बात करूं तो एंशिएंट इंडिया से ही कई सारे हमें डैम्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। इन द 1st century BCE, Sringavepura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga। कि सर श्रृंगवेरपुरा जो इलाहाबाद में है वहां पर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, वाटर चैनलिंग सिस्टम था, जहां पे वो रिवर वाटर को कैनाल्स के थ्रू हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट लेक भी बनाया गया था, सुदर्शन लेक, और आप समझेंगे कि वो लेक समवेयर बनाया गया था 326 BCE के आसपास, नॉट 326, ऐसे समझिए कि 320 BCE के आसपास ये लेक बनाया गया था। एंड ये लेक हमें आगे चल के अराउंड 150 CE के आसपास भी हमें ये लेक देखने को मिलता है, लगभग 400-500 सालों तक। उसके आगे चल के आप देखेंगे तो 400 CE के आसपास भी हमें ये लेक देखने को मिलता है। और जो आने वाले रूलर्स हुए जो उस जगह पे रहे, उन सब लोगों ने इस लेक्स को समय समय पे बिल्ड कराया, इसकी रेनोवेशन किया और इसको संजोए रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये लेक वाटर स्कार्सिटी से हमें छुटकारा दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आगे आने वाले राजा भी जो रहे वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे कि पुराने टाइम के राजा महाराजा कैनाल्स बनवाते थे, वेल्स बनवाते थे, हैंड पंप्स बनवाते थे, जिसके कारण जो नेचुरल वाटर आ रहा है, जो फ्रेश वाटर आ रहा है, उसे कंजर्व किया जा सके। और ये प्रैक्टिस थ्रू आउट द मेडिवल इंडिया भी हमें देखने को मिलती है, वो चाहे दिल्ली सुल्तान्स हो या मुगल एम्परर्स हो, सब ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए और उन्होंने कोशिश की कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके, वाटर को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड ये जो नेचुरल और फ्रेश वाटर हमें मिल रहा है उसकी स्कार्सिटी हमें ना हो। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स एंड लेक्स इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। उसके अलावा इरिगेशन वर्क हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट डे कलिंगा जो कि ओडिशा है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश है, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सारी जगहों पे भी हमें कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो हमें इस वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट 11th सेंचुरी की मैं बात करूं तो भोपाल का जो लेक है, भोपाल का जो ये अपर लेक है, हम भोपाल से ही बिलोंग करते हैं तो हम तो जाते रहते हैं, ये अपर लेक है। और इस अपर लेक में कभी आपको मौका मिले, आप भोपाल के आसपास से हैं तो आप अपर लेक गए ही होंगे, और नहीं गए तो कभी भोपाल आए तो आप जाइएगा। ये अपर लेक है, ये बहुत बड़ा लेक है, भोपाल के अंदर बहुत बड़ा लेक है। एंड यू वोंट बिलीव ये आर्टिफिशियल लेक था, पूरा खुदवा के इसको बनाया गया था। एंड भोपाल का ये अपर लेक इतना बड़ा लेक होने के बाद भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो उस टाइम पे बनाया गया था। 14th सेंचुरी की मैं बात करूं तो हौज खास दिल्ली में एक टैंक बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि सिरी फोर्ट और उसके आसपास के लोगों को पानी प्रोवाइड कराया जाए। और अभी भी अगर आप दिल्ली में रहते हैं, उसके आसपास के एरिया में आप जाएं, अगर ओल्ड एरिया में, ओल्ड दिल्ली के आसपास, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे टैंक्स, टंकियां, वो सारी चीजें बनी हुई हैं, कैनाल्स बना हुआ है, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को वो फ्रेश वाटर जो है इजीली प्रोवाइड कराया जा सके उनके घरों में और फोर्ट के अंदर। तो हमें क्या पता है कि डैम्स तो सर ट्रेडिशनली बिल्ड किए ही जाते थे, और डैम्स का बेसिकली काम क्या होता था, पानी के फ्लो को रिटार्ड करना, एक रिजर्वायर जैसा क्रिएट करना। जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि ये नदी है, ये सिंपली अगर बहती चली जाएगी तो पानी नहीं रुकेगा। हमने क्या किया, एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया बड़ा सा इसके आसपास। इससे क्या हुआ, पानी को हमने यहाँ पे रोक लिया, प्रिजर्व कर लिया। अब इससे क्या, वाटर स्टोर होता रहेगा, और जब भी कभी हमें लगेगा तो वाटर को हम ये गेट्स खोल के वाटर को आगे चैनलाइज कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी को हम बीच में ही रोक के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, और यहां पे पानी क्या है, कलेक्ट हो जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। और कभी ज्यादा बारिश हुई तो गेट्स खोल के हम इस पानी को चैनलाइज कर सकते हैं और आगे भेज सकते हैं। ठीक है, तो डैम क्या होता है, जनरली सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखें तो डैम इज अ हाइड्रोलिक सिस्टम। एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो कि एक बैरियर की तरह बनाया जाता है अक्रॉस द फ्लोइंग रिवर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स एंड और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और एम्पाउंडमेंट। कि सर डैम जो होता है वो एक बैरियर की तरह होता है जो फ्लोइंग रिवर में बनाया जाता है। तो ये बैरियर हो गया, ये फ्लोइंग रिवर है, इसमें बैरियर बना दिया। ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, डायरेक्ट मतलब वो चैनलाइज करता है कि अब पानी को अगर हमें यहां बहाना है, यहां बहाना है, किस तरीके से चलाना है। रिटार्ड्स, रोक के रखता है, धीरे करता है कि ये नदी का बहाव तेजी से था, हमने डैम बना के उसे रोक दिया, सिर्फ एक गेट खोला, अब धीरे धीरे पानी जाएगा। इससे क्या होता है कि ये एक रिजर्वायर जैसा एरिया बन जाता है, या फिर कहें एक लेक या एम्पाउंडमेंट बन जाता है। एम्पाउंडमेंट टैंक के अंदर वाटर को रिजर्व करके रख रहे हैं, वैसा कुछ।
तो डैम रिफर्स टू द रिजर्वॉयर रादर देन द स्ट्रक्चर। तो डैम का बेसिकली मतलब क्या है कि हम एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डैम्स को अब हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई करते हैं कि उनका साइज क्या है और वो किस मटेरियल से बने। अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो टिम्बर डैम्स, लकड़ी के जो डैम बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट डैम्स, एम्बैंकमेंट मतलब कि आप उनके चारों तरफ से एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं इस तरीके से कि आपने उसको चारों तरफ से वो कर दिया, उसकी बैंक्स बना दिए कि हाँ पानी यहाँ तक रहेगा। और मैसनरी डैम्स विथ सेवरल सब टाइप्स की, सर आपने कंक्रीट के जो डैम्स बनाए वो सब। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द हाइट्स डैम कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स और अल्टरनेटिवली एज लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स और हाई डैम्स। तो हाइट के हिसाब से भी हम डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इमेज, दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग, इस मैप से क्वेश्चन आता ही है मैप मार्किंग के लिए कि सर कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, मार्क कीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो आपको याद रखने हैं। सलल प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल डैम, देन उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, देन हमारे पास आता है तुंगभद्र डैम, फिर आता है नागार्जुन सागर, फिर आता है हीराकुड एंड दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, जो डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर सलल प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, तुंगभद्रा डैम, नागार्जुन डैम, हीराकुड डैम, ये डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस मैप को याद रखना है, इस मैप को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आज डैम्स जो हैं, अब डैम्स हमने पहले देखा कि वो बनते थे एज अ रिजर्वॉयर, जहां पर हम पानी को कंजर्व कर सकें, पानी को बचा सकें, रिजर्वॉयर की तरह उनको पानी को कंजर्व करके रख सकें और बाद में उन्हें इरिगेशन या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकें। बट आज के टाइम पे डैम्स का पर्पस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब ना सिर्फ एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, वाटर सप्लाई के लिए हम यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए सब यूज कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं, रिक्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं। कई सारे डैम्स में आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े डैम्स में लोग घूमने जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है डैम्स में जाना, इनलाइन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं और फिश ब्रीडिंग के लिए भी इन डैम्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट इज वाई, बिकॉज डैम्स के कंस्ट्रक्शन के कारण इतने सारे काम होते हैं, इसलिए इन डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको सिर्फ एक काम तक हमने लिमिटेड नहीं रखा है, रादर देयर आर मेनी पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय दीज डैम्स, दैट इज वाई दे आर नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल में अगर दूं तो सतलज बियास रिवर बेसिन जो है, जिसपे भाखरा नांगल डैम जो बना हुआ है, इट इज बीइंग यूज्ड बोथ एज हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, कि उसको पावर प्लांट की तरह भी यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है और इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही मैं अगर हीराकुड प्रोजेक्ट की बात करूं, जो कि महानदी पे बना हुआ है, वो वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल दोनों में हेल्प करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे, बेसिकली उनका फोकस यही था कि आपको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, प्लस उसके अलावा आपको उन्हें से ऐसे काम करवाने हैं या उनमें से ऐसे हमें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करवाने हैं जिससे कि देश का डेवलपमेंट भी हो सके। तो दोनों कामों में यूज हो रहा है कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी वो हेल्प कर रहा है, रिक्रिएशन, फिश ब्रीडिंग, इनलैंड नेविगेशन, मतलब कि डैम्स में जो पानी, अब नदियां जो पानी रुक गया है तो आप विद इन डैम छोटी छोटी शिप्स या बोट्स को इस्तेमाल करके नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प कर रही हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि डैम्स आर दी टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि डैम्स आर दी टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इन्हीं डैम्स के कंस्ट्रक्शन के कारण दोनों तरीके से काम होगा। रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, और अर्बन एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंट कुछ ईयर में इन मल्टीपर्पज डैम्स के प्रोजेक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं, उससे ज्यादा उनके डिसएडवांटेजेस सामने आने लगे हैं। और यही कारण है कि अब कई सारे रीजंस के कारण इन डैम्स का जो यूज था, अभी जो बेनिफिट्स थे, वो कम होने लग गए। जैसे मैं बताऊं कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम यही है कि आप रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, आप उसे रिटार्ड कर दे रहे हो, आप उसे रोक दे रहे हो। तो भाई आप नेचुरल फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो जो रिवर का नेचुरल फ्लो है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको आप रोक दे रहे हैं। अब उसको रोकने के कारण क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि सर रिवर्स अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है। अब पानी अगर यहीं पे रुक गया तो यहाँ पे क्या होगा? ये सारे कंकड़ पत्थर यहीं पे जमा होने लग जाएंगे, विच विल लीड टू पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो अब स्ट्रीम है, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा होने लग जाएंगे, एन नंबर ऑफ कंकड़। इसके कारण ये पूरा जो स्ट्रीम है, ये जो नदी है, ये रॉकी होने लग जाएगा। यहाँ पे कंकड़ पत्थर की मात्रा बढ़ने लगेगी, इसके कारण एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट होगा। डैम्स के कारण क्या होता है कि सर अब ये चूंकि हम इसके पानी के बहाव को रोक रहे हैं, तो एक्वेटिक जो मछलियां जो यहाँ पे मूवमेंट में रह रही हैं, या फिश स्पॉनिंग की जो हम बात करते हैं, या माइग्रेशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं रिवर्स के थ्रू, वो भी अफेक्ट हो जाता है। वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद उसके कारण उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब होने लग जाती है। रिजर्वॉयर्स के कारण ऐसा होने लगा
कि अब अब आपने पानी को ऐसे रोक दिया है अगर, तो पानी अब ये कहाँ फैलेगा सर? ये इन एरियाज में फैलने लगेगा। आपको पता है इस एरिया को क्या कहा जाता है? फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन में पानी फैल रहा है, फ्लड प्लेन में बाढ़ आ रही है, इसके कारण क्या हो रहा है कि सर यहाँ का फॉरेस्ट एरिया जो है, यहाँ पे जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड पूरी तरीके से खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको ये डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो ऑब्वियसली ये पूरा लैंड यूज में लेना पड़ेगा और ये सारी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी हटाना पड़ेगा काफी लंबे एरिया तक। इसके कारण मैंने जैसे आपको बताया कि इसी कारण कई सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट भी चले हैं, जैसे टिहरी डैम आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोजेक्ट चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर टिहरी बचाओ आंदोलन। इसका मेन फोकस क्या है कि सर लोकल कम्युनिटीज के घर छिन गए हैं इन प्रोजेक्ट्स बनने के कारण, उनके लाइवलीहुड छिन गए हैं, वो अभी तक जिस जगह पे रह रहे थे वो सब जगह उनसे छिन गई हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा आंदोलन, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली ट्राइबल पीपल के लिए काम कर रहा है। फार्मर्स और एनवायरमेंटलिस्ट साथ में आके उनके लिए काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली क्यों? जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है, उनका यह मानना है कि सरदार सरोवर डैम के बनने के कारण कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे हैं, कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। कितने सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उनको रहने के लिए दूसरी जगह नहीं दी गई है। एंड सर तीसरा सवाल यह है कि पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रुप ऑफ लोग ही अपने बलिदान क्यों दें? कुछ ग्रुप ऑफ लोगों की लाइवलीहुड ही क्यों छीने? कुछ ग्रुप ऑफ लोगों की लाइवलीहुड ही क्यों अफेक्ट हो? सो लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर meager access and control to resources, right? So if the local people are not benefiting from such products, who is benefited? And इसी कारण से हमें ये याद रखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो होने लग गया है। क्या इन प्रोजेक्ट को बिल्ड करना सच में बेनिफिशियल है या फिर इसके कुछ सोशल कॉस्ट भी हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी हैं जो दूसरे लोगों को पे करने पड़ रहे हैं। अब आप देखें तो इससे प्रॉब्लम और भी कई सारी हो रही है कि डैम्स बनने के कारण अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि इनका फायदा हर एक फार्मर को इक्वली नहीं मिल रहा है। ज्यादा इरिगेशन होने से क्या हो गया कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया कि अब लोग ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जो वाटर इंटेंसिव है, कमर्शियल क्रॉप्स जिनको मैं बोलता हूं, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जिनका मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस है, तो लोग वैसी ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनको इरिगेशन ज्यादा चाहिए और इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती जा रही हैं। तो कमर्शियल क्रॉप्स का ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रही हैं। कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होने के कारण अब ज्यादा पेस्टिसाइड्स, मैन्योर और ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं। वाटर सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि उसमें केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सॉइल की क्वालिटी खराब होती जा रही है। एट द सेम टाइम सोशल गैप बढ़ता जा रहा है कि ये सब चीजें अफोर्ड कौन कर पा रहा है? सर रिच लोग। पुअर लोग इन सब चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में रिच लोग अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, पुअर लोगों को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर भी एक वाइड गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन रिच एंड पुअर। उसके अलावा आप देखें कि डैम्स लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं डैम्स के बनने के कारण डिफरेंट स्टेट्स के बीच में इशू हो रहा है। जैसे मैं कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करूं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, या आंध्र प्रदेश की बात करूं, तो अब सपोज यहाँ पे एक स्टेट है और यहाँ पे एक स्टेट है और ये रिवर ऐसे बह के जा रही है। इस स्टेट ने यहाँ पे डैम बना लिया, अब ये रिवर नीचे बह के आ ही नहीं पाएगी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नीचे वाले स्टेट को पानी मिल ही नहीं रहा है और जो पानी मिल रहा है वो साफ पानी नहीं मिल रहा है, वो पहले ही पल्यूट कर दे रहे हैं। इट इज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द पीपल। जैसे गुजरात की मैं बात करूं, साबरमती बेसिन के फार्मर्स ने ये बहुत बार राइट्स किए हैं, अपोजिशन किए हैं, दंगे फसाद किए हैं कि सर वाटर सप्लाई जो है वो सिर्फ अर्बन एरियाज को मिल रहे हैं और रूरल एरियाज में हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं कि सर कैसे ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनेंगे, उनका कॉस्ट बेनिफिट कैसे होगा, पानी कैसे डिसाइड होगा कि किसको कितना मिलना चाहिए, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो इस चीज से भी आ रहे हैं कि डैम्स अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि फ्लड रोकना है, लेकिन आयरनिकली डैम्स फ्लड रोक ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि डैम्स बनने के कारण अब फ्लडिंग का जो इशू है वो कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बिग डैम्स जो हैं वो जैसे बहुत मेजर डैम्स है वो तो कई बार उनके कारण फ्लड ज्यादा हो रहे हैं इनफैक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो मेन पर्पस था फ्लड कंट्रोल का वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, बाकी सबकी तो हम फिर क्या ही बात करेंगे। सेडिमेंटेशन, जो मैंने बात बताई कि डैम्स बनने के कारण ये जो सेडिमेंटेशन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि आगे चल के जो फ्लड प्लेन्स हैं या फिर जो आगे जमीनें हैं वहां पे ये सैंड, सिल्ट, क्ले कैरी होके जा ही नहीं पा रही है। नहीं जाने के कारण उनकी जो उपजाऊपन है वो कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके कारण प्रॉपर जो एग्रीकल्चर होना चाहिए वो भी कम होता जा रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और इतने लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन के कारण डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक्स, नेचुरल डिजास्टर, वाटर बोर्न डिजीज, क्योंकि पानी एक जगह पे बहुत लंबे वक्त से रुका हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो क्या समझ आया हमें कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं बट एट द सेम टाइम उनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि एक तरफ मेरिट्स क्या है, एक तरफ डीमेरिट्स क्या है। अब आता है नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि सर अब ये तो डैम हमने देख लिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या वाटर इंटीग्रेटेड रेन शेड प्रोग्राम। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? सिंपल शब्दों में आप सब जानते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब, हार्वेस्ट करना मतलब
संभाल के रखना, बचा कर रखना। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या कि जो आसमान से बारिश हो रही है उसी पानी को हम कैसे रिजर्व कर सकते हैं डैम्स के अलावा। तो सबसे सिंपल जो शहरों में होता है वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप सबने देखा होगा कि सर ये एक घर है और घर की छत है, छत में हमने क्या किया है कि यहाँ पे पाइप लगा दिया, नॉट दिस काइंड ऑफ छत, हम एक अच्छा सा घर बनाते हैं। सपोज ये एक घर है, ठीक है, और ये उसकी छत है, ठीक है सर। छत में क्या किया, इस छत में यहाँ पे हमने एक पाइप लगा दी, पाइप आ रही है नीचे और वो सीधे ग्राउंड में जा रही है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में जा रही है, ये पाइप का आउटलेट यहाँ पर है। बारिश हुई, छत में पानी इकट्ठा हुआ, इस पाइप के थ्रू नीचे आया और ग्राउंड में। तो इससे क्या हो रहा है कि शहरों में मैंने क्या बताया आपको कि मेनली इस कंक्रीट रोड्स बनी हुई हैं, पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मिट्टी कहीं है ही नहीं, पानी ग्राउंड वाटर में सीप कैसे करेगा। तो उसके लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज किया जाता है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बट यही नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो पुराने समय से ही इस चीज को फॉलो किया जा रहा है। पुराने टाइम के लोगों को काफी अच्छी नॉलेज होती थी कि बारिश कब होने वाली है, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, ग्राउंड वाटर कितना होना चाहिए, ग्राउंड वाटर में पानी को कैसे पहुंचाना है, रिवर्स और लेक्स में हमें कैसे प्रोटेक्शन करना है, फ्लड ना आए उसको हम पानी को हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, रिवर्स के चैनल्स को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि हिल और माउंटेनियस रीजन्स में लोगों ने क्या बना रखे थे, डाइवर्जन चैनल्स, जिसको गुल्स या कल्स कहा जाता था, ठीक है, जो वेस्टर्न एग्रीकल्चर में वेस्टर्न हिमालयाज में यूज होता है। बेसिकली गुल्स और कल्स क्या होते हैं कि सर ये माउंटेन है, अब माउंटेन में आप पानी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो क्या करते थे माउंटेनियस रीजन में जैसे पानी बहकर जा रहा है तो इसी जगह पे वो कुछ ऐसे छोटे छोटे कैनाल्स बना लिए उन्होंने, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। अब वो पानी ऐसे उन्होंने, देखिए जैसे ये माउंटेन है आप देख पा रहे हैं, उन्होंने यहीं पे डाइवर्जन चैनल बना के पूरा जो माउंटेन का पानी बह के नीचे जा रहा है उसका इस्तेमाल करके ऐसे टंकियों या नदी नालों में इकट्ठे कर लिए। इनको कहा जाता था गुल्स और कल्स, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज में स्लोप होता है। स्लोप में आप पानी को कैसे ही रोकेंगे वो कैसे ही बचेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अलग अलग डाइवर्जन चैनल्स बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे चैनल्स बना लेते हैं और उस पानी को जैसे आप यहाँ से वो चैनल ले आए, यहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, अब इन सारे चैनल से क्या होगा, पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और लेटर ऑन यू कैन यूज दिस वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, माउंटेनियस रीजन्स में, और उनको कहा जाता है गल्स या फिर कुल्स। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये तो सबसे कॉमन चीज है जो राजस्थान में यूज होती है और अलग अलग तरीकों से यूज होती है। कैसे सर, फ्लड प्लेन्स की मैं अगर बात करूं बंगाल के, तो पीपल क्या करते हैं, इनंडेशन चैनल्स यूज करते हैं अपने इरिगेशन फील्ड को अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। इनंडेशन चैनल क्या होता है कि सर बारिश हो रही है, आपने ऐसे चैनल्स बना लिए हैं, आपको पता है कि नदी कहाँ पर है, बारिश हो रही है, जब फ्लड आएगा तो आपने नदी से ऐसे चैनल्स बना रखे हैं। अब जब भी बारिश होगी तो ये नदी से चैनल उन्होंने अपने खेत में जोड़ रखे हैं, जैसे कैनाल्स बनाते हैं ना वैसे ही, और ये चैनल से पानी जो है पूरा खेतों में डाइवर्ट हो जाएगा और उसके कारण फ्लड भी नहीं आएगी। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की मैं बात करूं तो वहां पे वो क्या करते हैं कि फील्ड को ही अपने आप में एक लेक में कन्वर्ट कर देते हैं, कि जब बारिश हुई तो उन्होंने फील्ड को गहरा कर दिया, अपने खेत को गहरा कर दिया और वहीं पर उस पानी को इकट्ठा होने दिया। अब साल भर उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वही जो पानी इकट्ठा हुआ है वो ग्राउंड में धीरे धीरे करके सीप होता रहेगा, सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड कराता रहेगा और उसके कारण खेती हो सकती है। और इसी को खादिन्स या जोहाद्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादिन्स या जोहाद। क्या आपने अपने खेत को ही एक लेक बना दिया और बाद में जब आपको एग्रीकल्चर करना है तो वो पानी ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, आपने उसमें खेती की, अब पानी आपको एक्स्ट्रा कहीं से इरिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है, पानी वो जो वहां पे रिटेन किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मॉइस्चर प्रोवाइड कराता रहेगा एंड दस एक्सटर्नल इरिगेशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, इन सब जगहों पे जो ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसको टंका कहा जाता है वो भी इस्तेमाल होता है। आज तो जनरली हम लोग शहरों में भी इसको यूज कर रहे हैं, बट मेनली राजस्थान में यूज होता था। ये टंका क्या होता था, टंका ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ही पार्ट है। आप क्या कर रहे हैं, छत से जो पानी आ रहा है नीचे आपने एक टैंक बना रखा है, ऐसे ये घर के नीचे टैंक बना रखा है। अब ये टैंक में पूरा पानी जो है आके स्टोर हो जाएगा, लेटर ऑन यू कैन यूज दिस वाटर फ्रॉम द टैंक्स ओनली। एक टैंक में आपने स्टोर कर लिया है। और दूसरी चीज, चूंकि ये अंडरग्राउंड है तो ये आपको ठंडक भी पहुंचाता है, गर्मियों के टाइम पे ये ठंडक भी पहुंचाता है। तो जनरली क्या किया जाता है कि पहली बारिश जो होती है उसे कलेक्ट नहीं किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है ताकि छत वत साफ हो जाए। फिर जब सेकेंड बार बारिश होती है तो उस पूरे पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, राइट, उस टंकियों में, उन टंकास में या अंडरग्राउंड में, एंड लेटर ऑन दैट वाटर कैन बी यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा रेन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको पार्लर पानी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो होता है उसे राजस्थान में पार्लर पानी कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे वो बड़े बड़े गहरे गहरे कुएं बना लेते हैं ताकि इसमें वो पानी स्टोर हो जाए और प्लस जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे आकर सीप होता रहे और लोगों को फ्रेश वाटर मिलता रहे। तो राजस्थान में फ्रेश वाटर को क्या बोलते हैं, पार्लर पानी। तो कई सारे घरों में इसी पानी को स्टोर करने के लिए टंका भी बनाई जाती हैं और छोटे छोटे वेल्स या कुएं भी बनाई जाती हैं।
आप देखेंगे कि कई सारे इवन अर्बन एरियाज में भी ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये तेजी से सक्सेसफुल होता जा रहा है और लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं गेंडाथुर की बात करूं, ये एक बैकवर्ड विलेज है, कहां पर, मैसूरू में, कर्नाटका में। विलेजर्स ने खुद हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है ताकि पानी की समस्या को सुलझाया जा सके। उसके अलावा आप देखेंगे कि 200 से ज्यादा घरों में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है ताकि इस ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जा सके। इनफैक्ट तमिलनाडु एक पहला स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। तमिलनाडु के हर घर में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो ऑलरेडी घर है वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली दीज आर द स्टेप्स जहां पर ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके और अकॉर्डिंग टू नेचर एंड क्लाइमेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेप्स के थ्रू इस रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैं मेघालय की बात करूं तो वहां पे जो वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो होता है बैम्बू पाइप्स का इस्तेमाल करके वो पानी को ऐसे कलेक्ट करते हैं। ये देखा आपने अगर मूवीज और टीवीज में भी देखा होगा, ऐसे बहुत लंबा ऊपर पहाड़ से लेके नीचे तक ऐसे अलग अलग बैम्बू स्ट्रक्चर बना के वो लोग पानी को पूरा नीचे तक लेकर आते हैं। और उससे क्या होता है कि कोई स्ट्रीम है या कहीं से झरने से या कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी भी अगर आ रहा है तो वो बूंद 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 पानी करके बहता रहेगा और वो पूरा ट्रेवल करके बैम्बू के थ्रू यहाँ तक आएगा। इससे फायदा क्या है कि इस बैम्बू स्ट्रक्चर में ये ज्यादा बड़ा नहीं है तो पानी गंदा नहीं होगा, बैम्बू स्ट्रक्चर कवर्ड भी है, प्रॉब्लम नहीं है, और फ्रेश वाटर इजीली उनको अवेलेबल हो सकता है। तो ऑर्गेनिक पाइप्स की तरह भी ये काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल ना करके आप ऑर्गेनिक पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं और इन बैम्बू पाइप्स का इस्तेमाल कर करके आप ऐसा पूरा एक लंबा सा चैनल बनाते हैं जिससे कि पानी जो है वो अलग अलग जगहों पे पहुंच सके और प्लस एक्सेसिव पानी भी नहीं, और पानी को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं उसकी पोजीशन को चेंज करके कि जब आपको पानी बंद करना है आप बैम्बू को ऊपर कर दीजिए, सिंपल, पानी नहीं आएगा, राइट। Reduced channel sections and diversion units are used at the stage of water application. The last channel section enables water to be dropped near the roots of plants. और इससे क्या होता है कि प्लांट्स के रूट्स के पास आप ड्रॉप करके पानी दे रहे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी भी खराब नहीं हो रहा है एंड इरिगेशन प्रॉपरली मिलता रह रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया जहां पर हमारा पूरा मेन फोकस जो है वो इस बात पे है कि पानी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वाटर रिसोर्स इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और वाटर कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हम डैम्स बना रहे हैं जिसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा अलग अलग एरियाज में जैसे मैं बात करूं जोहाद, खादिन, कुल, गर्ल्स, टंकास, पार्लर पानी, ये सारी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है इनके थ्रू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बैम्बू वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस रेन वाटर को हम कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और ये जो वाटर की विकट समस्या है उसको सुलझा सकें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर इन दिस चैप्टर। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि सर एग्रीकल्चर क्या होता है, अनदर नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।